कुलदीप कुमार जी, मेरा नाम विकास रतन गोयल है। आपका रेडियो शो में सभी जितने भी श्रोतागण हैं उन सबकी ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने मुझे इसमें अपनी बात रखने के लिए मौका दिया, उसके लिए आप लोगों को आपके रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा कि कुलदीप कुमार इज फर्स्ट टाइम एमएलए, ट्रूली यंग लीडर वी कुड से। अभी 30 साल के ही हैं वैसे, और इसके साथ साथ वो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है कोंडली विधानसभा से, और प्रेसिडेंट ऑफ आप दिल्ली एससी विंग। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये पहले रह चुके हैं। ही वाज द एक्स लीडर फॉर अपोजिशन फॉर दैट। तो आज के सेशन में थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे, कि आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कि विधानसभा के बारे में जानेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन हो ऑडियंस से तो हम वो लेना पसंद करेंगे। तो कुलदीप जी, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आप वहां से बताइए प्लीज। और अगर आप उससे पहले भी जाना चाहें कि आपकी जर्नी इस दुनिया में कैसे स्टार्ट हुई तो हम सुनना पसंद करेंगे। विकास जी, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था दिल्ली के अंदर, उस समय पे मैं काफ़ी जो एनजीओज हैं उसमें वर्क करता था, और उन एनजीओ से वर्क करने के बाद अन्ना आंदोलन में जाना हुआ। और अन्ना आंदोलन को देखने के बाद जब मैंने देखा कि अन्ना आंदोलन में इतने बड़े बड़े लोग, जिनको मुझे लगता है कि शायद ना पैसे की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, सब लोग सगुण संपन्न हैं, और वो लोग उस प्लेटफॉर्म पे आके पूरा पूरा दिन बैठते हैं, और केवल किस लिए, करप्शन मिटाने के लिए, इस देश की पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए। तो मैं भी वहाँ से लगातार जुड़ता चला गया, और जुड़ते जुड़ते अन्ना आंदोलन में पार्टिसिपेट करता गया, अपने दोस्तों को लेके वहाँ पे गया, वहाँ काफ़ी टाइम दिया, वॉलंटरी करी। और उसके बाद जब अन्ना आंदोलन खत्म हुआ तो उसके बाद आम आदमी पार्टी जो थी बनी। तो जब आम आदमी पार्टी बनी तो कई लोग साथी थे ऐसे जो कहते थे भाई हम तो ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई, हम लोग तो अन्ना आंदोलन में आए थे और पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आए हैं। बहुत सारे मेरे साथी थे। मैंने मुझे भी लगा हाँ यार बात तो ठीक है, लेकिन बाद में लगा कि जब अरविंद जी को सुना और लोगों को सुना तो लगा कि शायद पॉलिटिक्स को अगर हमें बदलना है तो उसको बदलने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें उसमें आना पड़ेगा। तभी हम आज एक एनजीओ के माध्यम से हम 10, 20, 50 लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक गवर्नमेंट में होते हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट में हमारी सरकार होती है, तो हम लाखों लोगों के लिए वो चीज़ें कर सकते हैं जो कभी शायद उन लोगों के लिए नहीं हो पाई इतने साल के इतिहास के अंदर। तो वहाँ से आम आदमी पार्टी बनी और मैं आम आदमी पार्टी का मेंबर बना। आम आदमी पार्टी में संगठन बना, मैं कई पदों पर छोटे छोटे वॉलंटरी मैंने करी। चुनाव लड़े, जब पहली बार 2013 में हम लोग चुनाव लड़े तो तब भी मैं काफ़ी उसमें मैंने भूमिका निभाई। पटना विधानसभा होती थी, मनीष सिसोदिया जी थी, वहाँ से मैं काफ़ी उसमें एक्टिव रहता था, मनीष विधानसभा के उसके अंदर। फिर 2000 हमारी सरकार चली गई, सब लोग इधर उधर हो गए, बिखरने लगे, लेकिन मैं फिर भी उसमें डटा रहा। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हम लोगों ने वापसी की और 2015 में दोबारा हम लोगों ने बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोगों ने दिल्ली के अंदर बनाई, जिसमें 2015 में फिर दोबारा हमारी सरकार बनी। मनीष जी एमएलए बने, एजुकेशन मिनिस्टर बने, हम उनके साथ ही वहाँ से जुड़े हुए थे पटना विधानसभा से। और उसके बाद ऐसे ही धीरे चलते थे, पार्टी के लिए काम करते गए। 2000 मतलब मैं भी काफ़ी अपने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, कभी पॉलिटिक्स में कोई बैकग्राउंड रहा नहीं, ना घर में कोई पॉलिटिक्स में रहा, ना परिवार में कोई पॉलिटिक्स में रहा। अपना खाना अपने कमाने, गरीब मतलब वैसे ही लोग हैं, मिडिल फैमिली के आते हैं। तो इसलिए केवल ये था कि भाई एक आंदोलन में जुड़ गए और चलते गए, क्योंकि मैं शुरुआत से ही मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी श्यामलाल कॉलेज से मैंने पढ़ाई की थी, तो हिस्ट्री ऑनर्स में। तो वहाँ से मैं जब पढ़ाई कर तभी से मेरा सोशल एक्टिविटीज़ में मैं जुड़ता चला गया और सोशल एक्टिविटीज में जुड़ता चला गया। काफ़ी मूवमेंट थे SC ST के मूवमेंट को लेके, दलितों के राइट्स को लेके, स्टूडेंट्स के राइट्स को लेके मैं लगातार आवाज़ उठाता रहता था। फिर 2017 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ और 2017 में आम आदमी पार्टी ने मुझे कोंडली विधानसभा का कल्याणपुरी वार्ड है वहाँ से कैंडिडेट बनाया। 2017 में जब मैं वहाँ से चुनाव लड़ा
तो पहली बार चुनाव लड़ रहा था, कोई अनुभव मेरे पास नहीं था, और बस एक ताकत थी ईमानदारी की, कि ये था कि बिना पैसे के, बिना दारू के, बिना धनबल के, बिना बाहुबल के, ईमानदारी से लोगों के बीच में जाके चुनाव लड़ना है, अपनी बातों को बताना है। मैं गली गली गया, घर घर गया, काफी छोटी छोटी नुक्कड़ सभा में लोगों से बातचीत की और चुनाव लड़ा। और सामने लड़ने वाले लोगों के पास बहुत पैसा था, बहुत सब कुछ था, बहुत पावर थी, वो कई कई सालों से पॉलिटिक्स में थे, और आखिरकार ईमानदारी की राजनीति की जीत हुई और मैं चुनाव जीत गया वहां से। उसके बाद हम सबको खुशी है। 2018 तो कुलदीप जी, तो कोंडली विधानसभा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप हमें? इसका कॉम्पोजिशन क्या है, क्या इसकी बेस्ट पॉइंट्स है, या क्या इसके नॉट सो गुड पॉइंट्स है? थोड़ा सा कोंडली विधानसभा से हमारे दर्शकों को परिचित करवाइए। देखिए, कोंडली विधानसभा जो है, इसमें लगभग 1,90,000 के आसपास वोटर है, और काफी बड़ा क्षेत्र है। हमारे लिए चैलेंजेस भी बहुत होते हैं इसमें, क्योंकि यूपी बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है। पूरे इंडिया की अगर लार्जेस्ट कॉलोनी कहूँ, मतलब लार्जेस्ट एरिया कोई कहूँ, तो खोड़ा कॉलोनी है, संगम विहार के बाद दिल्ली में आता है, जो पूरे इंडिया नहीं एशिया की बात कर रहा हूँ, वो उसमें सबसे बड़ी कॉलोनी खोड़ा कॉलोनी है, बहुत बड़ी आबादी है, और वो यूपी के अंदर आती है। और बिल्कुल उसका लाइन और हमारी लाइन बिल्कुल टच है मेरी विधानसभा की, इसलिए हमारे लिए इसमें एक चैलेंज भी है। और मैक्सिमम जो ये रिजर्व कैटेगरी की विधानसभा है, शेड्यूल कास्ट के रिजर्व है विधानसभा ये, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो काफी गरीब तबके से आती है। मतलब कहूँ तो 60 से 65% लोग बिल्कुल एक गरीब तबके से आते हैं। पूरा एक एरिया तो पूरा स्लम झुग्गी वैसा है। और एक तरह से कहूँ तो इसमें मतलब सब तरह के एरिया हमारे पास कोंडली में है। हमारे पास झुग्गी झोपड़ी भी है, तो एसएफएस जैसी बहुत पॉश एरिया भी इसके अंदर आता है। डीडीए फ्लैट के 1 BHK के फ्लैट भी, इसमें जनता फ्लैट भी आते हैं। तो HIG भी इसके अंदर 3 BHK का आता है। और इसके अंदर साउथ इंडियन कहें, उनका भी एक पूरा पॉपुलेशन एरिया है, SC ST का पूरा एरिया है, क्रिश्चियन का पूरा एरिया है। मतलब हर कम्युनिटी को ये विधानसभा रिप्रेजेंट करती है, और हर तरह के धर्म जाति के लोग हमारी विधानसभा के अंदर अलग अलग कम्युनिटी में कहते हैं। अगर कोई कोंडली में आता है तो उसे लगता है कि वो हर स्टेट इंडिया के पहुंच चुका है, क्योंकि हर स्टेट के लोग एक एक कम्युनिटी में, एक एक एरिया में इसमें लोकेलिटी इसके अंदर हमारी दिखती है। और चैलेंजेस हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा एरिया नहीं जो अनडेवलप था, लेकिन 2015 में हमारी सरकार दिल्ली में बनी थी, तो 5 साल में इसमें ऐसा भी एरिया था जो 70 साल में पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंची थी या सीवर लाइन नहीं पहुंची थी। लेकिन 5 सालों में हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पहुंचाने का काम किया, पानी भी, सीवर भी, और उन एरियो में आज पानी भी है, सीवर भी है। कुछ काम, कुछ चैलेंजेस है हमारे पास। एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ है, जिसको गाजीपुर लैंडफिल साइट कहते हैं, और आप लोग भी उसको पढ़ते रहते होंगे कभी न्यूज़पेपर वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में करेंगे तो वो वो पहाड़ बदकिस्मती से हमारे एरिया में आता है। और उस पहाड़ को हटाना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोगों को उससे बहुत सारी दिक्कतें, स्किन की प्रॉब्लम्स और बहुत सारी और बीमारियां उससे हो रही है। तो एक चैलेंज वो है हमारे लिए, कूड़े के उस पहाड़ को हटाना। और उसके साथ साथ यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, पोल्ट्री मार्केट है, मुर्गा मंडी से बोलते हैं। यहाँ पर बुफेलो स्लॉटर हाउस है सबसे बड़ा हमारे यहाँ विधानसभा के अंदर। मंडी यहाँ पर है हमारे पास, फूल मंडी, सब्जी मंडी। तो काफी ऐसा एरिया है, मैंने पूरे एरिया के बारे में बता दिया, और चैलेंजेस भी काफी हैं। तो कुलदीप जी, मुझे लगभग 2 तो ये सर आपने बड़ा अच्छे तरीके से बताया, थोड़ा लोगों को पता लग गया कि कोंडली का कंपोजिशन क्या है। तो इस समय जब आप विधानसभा के इलेक्शंस के लिए जा रहे थे, तो स्पेसिफिक आपके क्या पॉइंट्स थे कि हम कोंडली में क्या डेवलपमेंट करेंगे? क्योंकि पानी की लाइनें आ चुकी हैं, सीवर लाइनें बिक चुकी हैं। क्या आपको लगता है कि जो मुद्दे थे, कौन कौन से मुद्दे थे? और मुझे पता है कि लड़ने के बाद से हम एक के बाद एक प्रॉब्लम में आते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपका मेन फोकस रहने वाला है? देखिए, इसमें मेनली मैंने कहा ना, गाजीपुर लैंडफिल साइड एक बहुत बड़ा इशू है, जिसको मुझे, मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये है। सेकंड, हमारे कोंडली का पुल पड़ता है, उसको जाम लगता है, वो जाम की समस्या हमारे लिए प्रायोरिटी पे है। कुछ ड्रेनेज सिस्टम है जो थोड़ा ठीक नहीं है, उसको भी ठीक करना है हमें। और एक चैलेंज बहुत बड़ा हमारे साथ और भी विधानसभा के अंदर है,
मतलब 25% एरिया मेरे पास ऐसा है जो डीडीए का है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और अच्छा। डीडीए जो है वो हमारे हाथ में, डीडीए हमारे हाथ में है नहीं। तो उसको डेवलप कराना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसके जो रोड हैं वो अनडेवलप्ड है, उस पर काम नहीं हो पाया है, क्योंकि डीडीए हमारे कहने से काम करता नहीं है, खुद भी वो करता नहीं है, तो इसलिए उसको डेवलप कराना भी हमारे लिए चैलेंज है। तो और काफ़ी सारे अभी ग्रीन लैंड हमारे पास पड़े हुए हैं, उनको डेवलप कराना है। तो अभी काफ़ी और भी चीज़ें हैं जिनके साथ हमें आगे बढ़ना है, और ये चैलेंज भी है कह सकते हैं, लेकिन हमें ठीक है कोशिश कुलदीप है जी। इसको अपने जो तो है टाइम लोग। इसके बाद मैं थोड़ा सा कोरोना के ऊपर, आपकी जंग और आप कैसे इससे लड़ रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे तो। हाँ, मुझे एक्चुअली पूछना था कुलदीप जी, मानसी, मेरा नाम मानसी है। आप सिंस लाइक आप फर्स्ट टाइम एमएलए थे, तो मुझे जानना था कि आपका मतलब ये कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी क्या, मतलब कैसा था, कैसे आपको सपोर्ट मिला, आपने मतलब कंसिडरिंग आपका जो कुंडली में कैसा पॉपुलेशन है, आप कैसे उनको रीच आउट कर रहे थे, तो थोड़ा उसके बारे में अगर आप बता सको तो दैट बी नाइस। हाँ मानसी जी, मैं एक्चुअली में क्या था कि मैं जिस एरिया से चुनाव लड़ा हूँ अभी मैंने कहा, उसी एक एरिया, मतलब एक हमारे यहाँ एक विधानसभा जो कोंडली है, इसमें 4 म्यूनसिपल वार्ड आते हैं, जिनमें 4 म्यूनसिपल वार्ड आते हैं, और उन्हें एक म्यूनसिपल वार्ड से मैं काउंसलर था ऑलरेडी प्रेसिडेंट में। तो मैंने वहाँ पे एक मॉडल सेट किया था। मैंने वहाँ लोगों से रेगुलर टच में रहता था, मैं मोहल्ला सभाएं करता था, लोगों से हमेशा लगातार बातचीत करता था। कई लोगों के मैंने फ्री में इलाज, हॉस्पिटल में ले जाना, मतलब एक छोटी छोटी एक्टिविटीज पे मैं काम करता था। और मैंने बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके, पिछले मैं 2.5 साल से काउंसलर था वहाँ पे, तो मैंने ग्राउंड पे जाके मैं लोगों की समस्या को सॉल्व किया। हमारे यहाँ बहुत गरीब पॉपुलेशन आती है इस कल्याणपुरी वार्ड में। बेसिकली ये वार्ड ऐसा वार्ड है जो बहुत गरीब तबके का वार्ड है, जहाँ पर रिसेटलमेंट एरिया बोल सकते हो आप इसको। ये रिसेटलमेंट एरिया है जो शायद 1980-75 के आसपास जो गरीब लोगों को झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ के जो प्लॉट दिए गए थे, वो एरिया ही आता है। तो अब मैंने यहाँ पे एक उदाहरण सेट किया था कि भाई मैं जो कल्याणपुरी जैसे एरिया को कितना डेवलप कर सकता हूँ। वहाँ छोटे छोटे पार्क हैं हर जगह, उनको डेवलप मैंने किया। 1 करोड़, मतलब 2.5 साल में आप कहेंगे तो 2.5 साल में मैंने ऐसी कोई लोकेशन नहीं छोड़ी जहाँ पर मैंने डेवलप नहीं किया। एक एक सड़क को, एक एक पार्क को हमने बनाने का काम किया। लोगों की समस्याओं को बिल्कुल उनसे टच होकर सुनने का काम किया। हेल्पलाइन नंबर बनाए, ऐप बनाई, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, लोगों को उसमें एंगेज किया, जोड़ा, लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों को अपॉइंट किया, वॉलंटरी ली लोगों की, और लोगों की समस्याओं का समाधान किया। तो उस मॉडल को मैंने एज इट इज उठा के बाकी के 3 वार्डों में प्रेजेंट किया, और मैंने लोगों को कहा कि आपके वार्ड तो बहुत डेवलप हैं। कल्याणपुरी में मैं 2.5 साल पहले आया था, मैंने इसको डेवलप किया है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं बाकी के 3 वार्डों को भी इसी स्तर पर डेवलप करूंगा। और आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप जाके कल्याणपुरी के लोगों से मेरे बारे में फीडबैक ले लीजिए, वो आपको बताएंगे कि मैंने वहाँ पे क्या काम किया है। अगर आपको लगे कि मैंने वहाँ पे कुछ काम किया है, लोग आपसे अगर मेरे बारे में कुछ अच्छा कहें तो मुझे वोट दे देना, वरना मत देना। तो लोगों को वो बात समझ में आई। हमने कुलदीप जी, सरकार की जो उपलब्धि थी वो तो लोगों को पता ही। तो कुलदीप जी, जो ये आप बता रहे हैं कि गरीब तबके से लोग आते हैं, स्लम एरिया से आते हैं, वहां से आपको डोनेशन आता है? नहीं, डोनेशन नहीं आता। डोनेशन 5 आता है, रुपए, लेकिन मैं देखो 1 रुपया, डोनेशन। कुछ ऐसा भी कुछ, मतलब कि मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी साइकी कैसे होती है, कि अगर कोई उनके लिए काम कर रहा है तो हाँ, वो क्या उसको उस हिसाब से अप्रिशिएट करते हैं, या फिर उनके लिए सिर्फ एक नॉर्मल नेता की तरह रहता है, तो वो कुछ 1 रुपया, 2 नहीं रुपया, देखिए, 10 जो रुपए। मैं बिल्कुल एक बात कहता हूँ कि जो गरीब तबके का आदमी है ना, वो आपके काम को बहुत एहसान मानता है। मतलब मुझे लगता है कि एक अमीर आदमी के जब हम काम करते हैं, गरीब के लिए काम करते हैं। अगर मान लो किसी के बच्चा था, उसका बच्चा स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा था, उसको टीचर कह के भगा देता है, नहीं तेरी एज ओवर हो गई, तेरा ये हो गया। और मैं जाके उसके बच्चे का अगर एडमिशन करा दूँ तो उसको लगता है नहीं कि भगवान आ गया एडमिशन कराने के लिए। किसी का इलाज नहीं हो रहा है, वो सरकारी में गया, उसका इलाज नहीं हो पाया, या समझ लिए बहुत सी फैसिलिटीज हैं, लेकिन मैं उसके साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मैंने वहां पर भी जो धांधलेबाजी होती थी उसको हमने बंद कराया। और लोग अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों ने, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं एक सभा में गया, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। तो आप विश्वास मानिएगा, वहां पर लोगों ने, महिलाओं ने 100-100 रुपए, 50-50 रुपए इकट्ठे करके मेरे को दिए। सब्जी की रेडी लगाते थे, क्योंकि उनसे अवैध उगाई होती थी पहले। हमने उस अवैध उगाई को बंद करा दिया, हमने उस अवैध उगाई को होने नहीं दिया। उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया तो मुझे लगा कि वो पैसे चुनाव लड़ने के सफिशिएंट नहीं थे। तो लोगों को उससे काफी अप्रिशिएट हुआ। लोगों ने, जब मैं चुनाव में गया तो लोगों ने 15 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए मुझे चंदा दिया।
और हम जब बीच में लोगों में जाते थे तो लोग हमें पैसे, हमें चंदा देते थे निश्चित तौर पे, जो सफिशिएंट नहीं थे, लेकिन वो इतना था कि हमें अगर वो लोग 10 रुपए दे रहे तो हमें वो वोट भी देते। तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। आज अगर मैं कोंडली की बात करूं, कल को मेरे साथ कोई बात होती है और मैं कभी, जैसे पुलिस हमारे पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम हमारे पास नहीं है दिल्ली में, तो अगर हम लॉ एंड ऑर्डर पे जाते हैं, अगर हमारी कोई लड़ाई होती है, कोई बहसबाजी होती है, तो निश्चित, और जब भी मैं कभी लोगों को पता लगता है कि वहाँ मतलब मुझे प्यार से मोनू कहते हैं, सब सब लोग मेरा निकनेम है, तो वो कहते हैं मोनू भैया की वहाँ लड़ाई को चलो, तो वो इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही उन लोगों का प्यार होता है, मुझे लगता है कि उन लोगों का इतना सपोर्ट हमें मिलता है, तो निश्चित इनका काफी सपोर्ट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनको लगता है कि यार ये तो इसका, इनने तो मुझे, मतलब उनको लगता है कभी हुआ नहीं, कभी पूर्ति नहीं हुई, हमें कुछ ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, उन लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको सपोर्ट करते हैं। तो मैं भी आपको मोनू भैया कहूँ तो चलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। जो जो लोग फैमिलियर होते हैं, जो लोग अपने होते हैं, अपनी टीम के होते हैं, पार्टी के होते हैं, बेसिकली आपको बता दूं कि अरविंद जी भी जब भी बुलाते हैं मोनू कहते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो मोनू भैया, हाँ अगला प्रश्न मेरा ये है, हाँ इस बिल्कुल। समय पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है। कोंडली के स्पेसिफिक अगर हम बात करें, कितने केसेस हैं, क्या आपको परेशानियां आ रही हैं और आप कैसे उनसे जूझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर रेड जोन कहीं बने थे, तो जो रेड जोन बनाए गए थे, जो मेरे ही विधानसभा के अंदर एक मनसारा अपार्टमेंट है, उसको रेड जोन बनाया गया था। और उसके बाद मेरे यहाँ खिचड़ीपुर में 5 ब्लॉक है, उसको रेड जोन बनाया गया था। तो अगर मैं पर्सनली बता दूं कि मैं बड़ा घबरा गया था। मैंने कहा क्या करें, मेरा तो हमारी विधानसभा रेड जोन बन गई। तो लेकिन फिर भी मैंने अपना ऑफिस बंद नहीं किया, मैंने अपना ऑफिस रेगुलर चालू किया। और उसके बाद शुरुआत में हमने काफी लोगों से डोनेशन लिए, मतलब जो समाज सेवी संस्थाएं थी उनसे हमने सपोर्ट मांगा, कई लोगों ने दिया, और हमने कोशिश की कि हमारी विधानसभा में भूखा न रहे। हमने 2-3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर भूखा है तो हम संपर्क करें, उसके घर राशन पहुंचाएंगे। मैंने 20-30 लोगों की टीम बनाई जो बाइक से जाते थे, राशन लेके आते थे उनके घर तक। तो उसके साथ साथ प्रॉपर सैनिटाइजेशन करवाया गया विधानसभा को पूरी। जो मुख्यमंत्री जी की स्कीम थी उसके साथ मिलकर जल बोर्ड की हमने पूरी मशीनों से सैनिटाइजेशन करवाया और पूरी विधानसभा के एक एक कोने को सैनिटाइज करवाया। जिस समय पे पॉलिटिकल लीडर घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, मैं आपको बता दूं, मैं लगातार, आप मेरा एफबी उठा के देखेंगे, ट्विटर उठा के देखेंगे, आपको दिखेगा, मैं लगातार एक भी दिन अपने घर नहीं बैठा, मैं लगातार लोगों के पास जाता रहा, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करता रहा, उनके लिए व्यवस्था करवाता रहा। हमने 12 से 13 स्कूलों में खाने की व्यवस्था करवाई सुबह और शाम की। हमने सबसे ज्यादा ई कूपन अपलोड कराए लोगों के, ताकि उन्हें जो मुख्यमंत्री जी राशन दे रहे हैं ई कूपन से, वो लोग एक्चुअली हमारे यहाँ सारे जहाँ पर एंड्रॉइड फोन है नहीं लोगों के पास, तो जो ऐप आती है वो भर नहीं पाते हैं, अपलोड नहीं कर पाते हैं राशन के लिए। तो अपलोड नहीं कर पाएंगे तो राशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने जगह अपने हम थोड़ा सा एक बार ये जो फैसिलिटीज सरकार ने प्रोवाइड किया उसके बारे में हम आएंगे, बात करेंगे, और वो तो हम दिल्ली में वैसे देख रहे हैं। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर आप सिर्फ अपनी विधानसभा के बारे में बताइए इस समय, तो कितने हैं, कितनी डेथ्स हो चुकी हैं और कितने क्वारंटाइन हैं, थोड़ा मुझे वो डेटा। मेरी मतलब कोंडली की बात करूँ तो मुझे लगता है यहाँ पे 15 से 16 केस हुए थे पूरी विधानसभा में 2 लाख की पॉपुलेशन के अंदर। और 15 से 16 मतलब जितने अभी 4 लोग शायद हॉस्पिटलाइज हैं, अभी हॉस्पिटल में है, वो भी क्वारंटाइन में है, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है, वो लोग वहाँ पर हैं। लेकिन मैक्सिमम हमारे लगभग 12-13 लोग वापस आ चुके हैं, पूरी फैमिली उनकी आ चुकी है। मैं उनसे मिलके भी आया था 2 दिन पहले अभी, और वो सब ठीक होकर बिल्कुल वापस आ चुके हैं। एक यूएसए से कोई आए थे, उनका ड्राइवर था, तो वो यूएसए से आए तो गाड़ी से लेके आया था, हमारे रहता था, तो उसको ड्राइवर था, तो उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया था, उससे उसकी फैमिली को हुआ, बच्चों को हुआ। अब वो लोग बिल्कुल ठीक होके वापस लौट के आ गए और उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया कि भाई अच्छा फैसिलिटी है। तो हमारी विधानसभा में कोई इतना बड़ा पैनिक नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत कम एरिया, अब तो रेड जोन बचा ही नहीं है। 1 लाख था, वो भी कल खत्म कर दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने। अब मेरी विधानसभा फिलहाल अभी कोई रेड जोन हमारे पास नहीं है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जो हम बात करते हैं, और आपकी विधानसभा में आप बता रहे हो कि स्लम एरिया है, काफी गरीब तबके से लोग आते हैं, और अगर हम विजुलाइज कर सके तो चाल टाइप का एरिया रहता होगा जहाँ पे एक छोटे से रूम में 4-4-5 लोग हैं, एक गली के अंदर ही 100 लोग छोटी छोटी झुग्गियां बना के रह रहे हैं। एक गली में एक घर में ही कम से कम 20 से 30 लोग रह रहे हैं, और उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने गलियों को सील कराया है। अच्छा, हमने जो प्रॉपर, हमने घर को सील नहीं कराया, क्योंकि हमें पता है घर को सील कराएंगे वो कामयाब हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि एक घर में बहू भी है, बेटा भी है, बेटी भी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। एक ही बाथरूम उनको यूज करना है,
तो वो निश्चित तौर पर बाहर निकलेंगे। लेकिन हमने कोशिश की कि हम गलियों को सील करा दें, जिससे लोग गली के बाहर ना निकल पाए, और तो उससे वो काफी इफेक्टिव भी हुआ, उस इफेक्ट हुआ उसका काफी। तो अभी तक हमारे यहाँ इस्लाम में ये नहीं जा पाया। जैसे मुंबई में धारावी में चला गया, हमारे इस्लाम में दिल्ली में नहीं आया। अभी तक हमारे इस्लाम एरिया में, ऐसे एरिया में एक भी केस देखने को हमें नहीं मिला। एक बात चल रही है डेटा अंडर रिपोर्टिंग की अक्रॉस इंडिया। कुछ स्टेट्स में विजिबल है, कुछ स्टेट्स में नहीं, और उसमें ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या डेथ्स अंडर रिपोर्ट हो रही हैं। इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक सिर्फ स्पेकुलेशन है। मुझे देखिए, मैं आपको छोटा सा बताऊँ, दिल्ली के लिए मैं बताया था आपको। एक्चुअली बीजेपी का प्रोपेगेंडा है ये। बीजेपी का प्रोपेगेंडा इसलिए है क्योंकि जब वो गुजरात को आइडेंटिफाई, मतलब मैं बीजेपी की प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूँ, जिससे नहीं, मैं यहाँ पे मैं दिल्ली के स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप किसी ओवरऑल इंडिया पर्सपेक्टिव से, नेशनल पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखता हूँ, क्या कहीं लगता है आपको डेथ अंडर रिपोर्ट हो रही है कि लोगों की मृत्यु हो रही है, उनको क्वारंटाइन में या कहीं पे उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जा रहा है? उस हिसाब से आपको लगता है कि ऐसा कुछ देखिए, मैं मतलब दिल्ली के बारे में तो बताता हूँ, पूरे देश के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देश में तो मुझे लगता है कि शायद टेस्टिंग इतने बड़े लेवल पे नहीं हो रही है, और टेस्टिंग नहीं होगी तो पता नहीं लगेगा आपको कि डेथ इसकी हार्ट अटैक से हुई है, कैंसर से हुई है, इसको कोरोना था, पता कैसे चलेगा? पता नहीं लग पाएगा। टेस्टिंग नहीं होगी तो प्रॉपर पता नहीं लग पाएगा। दिल्ली में नया सिस्टम स्टार्ट किया है हम लोगों ने। अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, अगर किसी भी पेशेंट की डेथ होती है, मान लीजिए आप हॉस्पिटल गए और आपको अटैक आया था, लेकिन आपकी डेथ हो गई, मतलब मेरी मतलब किसी पेशेंट किसी की डेथ हो गई, और वहाँ डेथ होने के बाद उसको वो क्रोन टेस्ट करते ही करते हैं, और उसके बाद अगर उसका नेगेटिव या पॉजिटिव का रिजल्ट आता है, उसके बाद जो डेड बॉडी हैंड ओवर की जाती है। तो मुझे लगता है अगर इस लेवल के ऊपर पूरे देश में अगर टेस्टिंग हो रही होगी, तो मुझे लगता है फिर तो डेटा ठीक होगा। अगर नहीं हो रही होगी तो मुझे लगता है डेटा में घुसना तो फिर है। तो आपने ये बताया कि ये दिल्ली गवर्नमेंट ने, आप ऑफिशियल कैपेसिटी में बोल रहे हैं कि एक मैंडेट निकाला है कि अगर किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका पोस्टमार्टम के टाइम में उसका वो होता है, टेस्ट होता है, और अगर वो कोविड निकलता है तो वो टेस्ट होगा, बाद में पीएम होगा। हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू कुलदीप जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आई थिंक बाकी स्टेट्स का भी इसमें पता करना पड़ेगा। तो इस समय कोंडली क्या खुल चुका है? कोंडली तो पूरा एक्चुअली क्या है कि पूरी दिल्ली को रेड जोन में डाला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन कोंडली हमारा प्रॉपर एक तरह से, मतलब यहाँ पे कोई एरिया नहीं है रेड जोन में जिसको नहीं खोला जाए। तो ये सारी एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एमएचए की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक यहाँ पे खोली गई है, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो साथ ही साथ तो लोग अब तो ट्रैवल, मतलब सॉरी, आप तो अपनी गाड़ी से आ जा भी रहे हैं, बाइक से भी आ जा रहे हैं। अब इतना दिक्कत वाली बात अभी फिलहाल यहाँ है नहीं। तो एक भारत में एक देखा है कि मतलब कि मोस्टली नॉर्थ साइड में ही जब ऐसी कोई महामारी आती है तो जो पोल्ट्री फार्म्स या फिर इन पर बहुत नुकसान होता है, अफवाहें भी फैलती हैं कि इनके कारण फैल रहा है। और आप बता रहे हैं कि वहां पर फैलो मार्केट और ये है, तो क्या इस मार्केट पर भी इम्पैक्ट पड़ा है? क्या लोग कंज्यूम कर रहे हैं या फिर यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए बनता है? क्योंकि इकोनॉमी जो कोंडली के उससे बहुत, मुझे लगा शुरू में तो जब आया था अफवाह उड़ी थी तो दिक्कतें आई लोगों को, मतलब थोड़ा मन में वहम हुआ था। लेकिन मुझे लगा कि अब तो पोल्ट्री मार्केट में कोई फर्क है नहीं, बल्कि सेल और बढ़ती जा रही है उनकी। अच्छा, वो ये मतलब कि दारू की दुकानें खुलने के बाद या पहले से? पहले से ही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोग घरों में रहते हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट होता है उनका। जब लोग घरों में रहते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, तो उनका फिर इंटरेस्ट ज्यादा होता है चिकन मटन वगैरह खाने में। लोग सोचते हैं घर में ही कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो इसलिए मतलब उसकी सेल भी बढ़ रही है। ठीक है जी। तो अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन ऑडियंस में से बिफोर वी जंप टू अनदर क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन है। मैं दिलीप बोल रहा हूँ, कुलदीप जी, मैं दिलीप बोल रहा हूँ डैलस से। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि जो अभी जो ओवरऑल सिचुएशन है, क्योंकि इकोनॉमी का तो ऐसे भट्टा बैठा हुआ है, राइट? और अभी तो बीजेपी को अच्छा चांस मिल गया कि वो कोरोना के मत्थे जो है सब मर देगा। तो आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी है या ऐसा कुछ कर रही है कि उनके चीजों को हाईलाइट? मैं देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल दिल्ली में ही बिल्कुल आप लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, मतलब वो 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर एरिया में। कहने का मतलब स्ट्रेटेजी क्या है कि आप बीजेपी को, उनके स्ट्रेटेजी को, या उनके जो रावण टाइप का जो काम कर रहे हैं वो लोग,
तो उनको इनकाउंटर करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? मतलब कई अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी है उसको बिल्कुल, इनकाउंटर दिलीप करने के जी लिए, ऑपोजिशन में जाने के लिए, राइट? लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ बताएंगे? दिलीप जी हम मतलब हमें लगता है मतलब हमारा वो मानना ये है आज सीएम साहब का, आम आदमी पार्टी का, कि दिल्ली के लोगों ने हमें चुन के भेजा है और दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर पूरी पूरी है, पूरे देश की भी है, क्योंकि पूरे देश में हमारा वॉलंटियर है और पूरे देश की जो वॉलंटियर की आस हमसे है, देश के ऐसे लोग जो बीजेपी कांग्रेस से दुखी हो चुके हैं उनके लिए भी एक हम आस है, उनको लगता है कि यार ये लोग आएंगे तो कुछ बदलेगा, चेंज होगा। लेकिन अभी जो है कि अगर हम अभी करते हैं, अभी हम मतलब हम एनजीओ के लोग हैं एक तरह से, हम आम आदमी पार्टी एक मूवमेंट है और ये पार्टी कम एनजीओ ज्यादा है। आप देखेंगे इस घड़ी में भी हमारा वॉलंटियर बिल्कुल डटा हुआ है, उससे कोई डर नहीं लग रहा कोरोना से, वो लोगों की जाके बीच में हेल्प कर रहा है, लोगों के लिए लड़ रहा है, लोगों को राशन दिलवा रहा है, वो आज भी ये काम कर रहा है जहाँ बीजेपी और कांग्रेस के लोग घर में बैठे हुए हैं। लेकिन अभी हमें लगता है कि ये जो महामारी है इससे लड़ने का समय है। अभी पॉलिटिक्स करके, गंदी पॉलिटिक्स करके हम बीजेपी की तरह बीजेपी की पिच पे खेलना नहीं चाहते कि हम जो बीजेपी कर रही है हम उसके ऊपर जाके ब्लेम बाय ब्लेम का गेम करें, जमीन पे कुछ ना करें। हमें लगता है कि हमें दिल्ली को एक मॉडल दे के, दिल्ली के मॉडल को लोगों को लगे कि हाँ दिल्ली एक ऐसा शहर था जहाँ पर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री था, तो उन्होंने इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए इतने बड़े स्केल पे हेल्थ सिस्टम को डेवलप किया और इतने बड़े स्तर पे तैयारी की, तो उनको लगना चाहिए। और उसके बाद जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो मुझे लगता है उनके बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा, उनको लगेगा कि शायद ये इकलौती एक ऐसी पार्टी ने राजनीति ना करके केवल दिल्ली के लोगों की सेवा करी, और अगर ये पार्टी हमारे राज्यों में आगे बढ़ेगी और आगे आएगी तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो हम इस गंदी राजनीति में फंसना भी चाहते नहीं है, ब्लेम की राजनीति में। अभी तो देश को बचाने का मौका है, इस महामारी से हम लोग बच जाएं, बचा लें एक दूसरे नहीं को, नहीं हम ये बड़ी नहीं बात नहीं हम तो गंदी राजनीति की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। राजनीति तो अच्छी होती है। तो खैर है। एनीवे नहीं, अब बीजेपी मैं की समझ गंदी गया। राजनीति, मैं हाँ बीजेपी मैं दिलीप जी, मैं बीजेपी की हाँ गंदी राजनीति की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम सचिन है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सारी बहुत जगह से अलग-अलग न्यूज़ आती हैं, कुछ ट्विटर पे, कुछ व्हाट्सएप पे, और अभी भी लोग देश भर में कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर्स के लिए या जो हमारे हेल्थ केयर वॉरियर्स हैं, उनके लिए अभी भी सफिशिएंट इंतजाम नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने विधायक क्षेत्र में, क्या आप जो दिल्ली सरकार ने जो आपके जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए जो भी इंतजाम किए हैं, चाहे वो पीपीई किट्स हों, चाहे वो उनके खान-पान से रिलेटेड हो या उनके रहने की व्यवस्था हो या उनकी फैमिली के केयर हो, क्या आप संतुष्ट हैं? और मैं ये आपसे विधायक के नाते जानना चाहता हूँ, ना कि पार्टी प्रवक्ता की तरह। सचिन जी, जी। बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरे नॉलेज में, मेरे जानकारी भी काफी डॉक्टर्स हैं, मेरी उनसे लगातार बात होती रहती है। और मेरे बिल्कुल सिलसिले एक हॉस्पिटल है लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, उनके डॉक्टर से मेरे काफी फैमिली रिलेशन भी हैं, काफी फ्रेंड्स भी हैं, जिनसे मतलब एक डॉक्टर एमएलए हट के फिर मेरी बात होती है। मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, और वो दिक्कत कुछ होती है तो बताते भी हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, और मैं कहता हूँ कि शायद अगर आप आउट ऑफ इंडिया की बात भी करें तो मुझे लगता है दिल्ली से अच्छे इंतजाम वहाँ भी वरीयर कोरोना वरीयर के लिए नहीं होंगे। सारे 5 स्टार होटल जितने भी दिल्ली के अंदर हमारे आसपास के एरिया में, सबको बुक किया जा चुका है। और सारे हॉस्पिटल के अंदर, चाहे हमारे डॉक्टर हो और क्या नाम है सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हो, जो भी सरकार के लिए कोरोना वरीयर का काम कर रहे हैं, जो फ्रंट लाइन में आके काम कर रहे हैं, उनके लिए सफिशिएंट इंतजाम है। डॉक्टरों के लिए पीपी किट वहाँ मुहैया कराई गई है। पहले क्या हो रहा था, जो कोविड हॉस्पिटल थे उसके अंदर ही केवल पीपी किट दी जा रही थी, लेकिन अभी दोबारा से दिल्ली गवर्नमेंट ने उसके लिए कर दिया है कि जहाँ पर भी सारे हॉस्पिटल में पीपी किट दी जाएगी। और जो नॉन कोविड हॉस्पिटल है उसके अंदर भी हम लोग एक अलग से फ्लू क्लिनिक बना रहे हैं। कि होता क्या है कि जैसे मुझे अगर कोरोना है और मैं चला गया, मुझे बुखार था, मैं चला गया नॉन कोविड हॉस्पिटल के अंदर, अब मुझे डॉक्टर को ट्रीट करेगा, उसे थोड़ा पता मुझे कोरोना है। अब उसको, उन्हें ना पीपी किट पहना, कुछ पहना हुआ है, अब बाद में पता लगा मैं पॉजिटिव था, तो उसको वो हो जाता है। इसलिए अब उनके लिए अलग से फ्लू क्लिनिक बना दिया गया है। वहाँ पे जो भी डॉक्टर होगा वो पूरा पीपी किट के साथ होगा, सारे उनके पास जो भी इंतजाम है पूरे होंगे, और उसके बाद वो चेकअप करेगा, और उसके बाद आगे की जो इलाज है वो ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में तो बहुत अच्छे इंतजाम है, अदर स्टेट की मुझे पता नहीं है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत बेहतरीन इंतजाम किए हुए। डॉक्टर भी बहुत खुश है, उनके लिए खाने की पूरी फैसिलिटी, प्रॉपर रहने की फैसिलिटी। अभी तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारे डॉक्टर को आना बैन कर दिया, उन्होंने कहा हम डॉक्टर को अप डाउन नहीं करने देंगे। मनु जी, तो आप प्रेसिडेंट भी हैं आपके SC ST विंग के,
तो थोड़ा सा आप बताइए कि ये विंग हाँ। कैसे काम करती है, क्या इश्यूज आते हैं, किस टाइप के इश्यूज आते हैं नॉर्मली, ताकि हमारे लोग और जागरूक हो सके जो कॉल पर है। बेसिकली SC/ST मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटी है जो इंडिया को, आपको पता है कि इंडिया में तो आप सब लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप सब लोग इंडिया से आपका हुआ है, तो आपको पता भी होगा कि यहाँ एक SC/ST कम्युनिटी होती है जो बिल्कुल, जिसको कहते हैं अनटचेबल कहते थे पहले, बहुत पहले जमाने में। तो उनके उत्थान के लिए काम करती है हम लोग, ये विंग उसके लिए काम करती है, उनके राइट्स के लिए काम करती है कि उनके अधिकार, उनके एजुकेशन के अधिकार उन लोगों को मिले, जो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं इसमें कोताही बरती जाती है, इसलिए उनके राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए ये विंग काम करती है। कोई आप रिसेंट 2-3 केसेस बता सकते हैं किस टाइप का आप ग्राउंड वर्क करते हैं स्पेसिफिकली, थोड़ा सा और जानकारी के लिए इसके ऊपर। देखिए अभी जैसे मध्य प्रदेश की शिवपुरी में घटना अभी कल सबसे सामने आई है कि वहाँ एक दलित युवक को मार दिया गया कि उसकी जाति के कारण वो कहीं घुस गया था, उसको मार दिया गया। उसके बाद एक और घटना राजस्थान की आई थी कि कोई BSF का जवान था, वो BSF में था लेकिन वो शादी में कर रहा था, घोड़ी पे लगे जा रहा था, उसको मार दिया। तो ऐसे ही अगर केसेस दिल्ली में कहीं होते हैं और दिल्ली के बाहर भी होते हैं तो भी हम आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म से, आम आदमी पार्टी के उससे SC/ST विंग उनकी राइट्स की लड़ाई लड़ती है। अगर दिल्ली में तो ऐसा कोई केस आता है कि किसी को उसकी जाति के वजह से, उसकी कास्ट की वजह से उसको प्रताड़ित किया जाए, उसको मारा जाए, उसको पीटा जाए या उसको इस तरह के शब्द कहे जाए, तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और उनके उत्थान के लिए जो बस्तियां हैं वहाँ पे लोगों को, अगर मान लो सरकारी सुविधा नहीं पहुँच पा रही है तो सरकारी सुविधाएं पहुँच पाएंगे, ये विंग इसको इंश्योर करती है और उनके राइट की लड़ाई को लड़ती है। तो अगर हम राजनीति के पर्सपेक्टिव में देखें तो समाजवादी पार्टी, सॉरी BSP पार्टी है मायावती की, अभी भीम आर्मी ने एक पार्टी बनाई है और वो प्राइमरली SC/ST पर फोकस करते हैं। उस हिसाब से आप अपने आप को उनसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि लोग किनके साथ ज्यादा करेक्ट होते हैं और क्यों? देखिए अभी उन्होंने पार्टी बनाई है पहले वो सोशल एक्टिविटी से, तो जब एक पार्टी बनती है तो पार्टी में मुझे लगता है कि SC/ST के अधिकारों की लड़ाई, मतलब केवल उनकी जो मैंने आपको बताया, एक तो इस पे काम करना होता है, इस पे फोकस होता है कि अगर किसी ने उनको मतलब लड़ाई, उनसे बदतमीजी की या कुछ भी किया तो हम लड़ लिए। एक होता है उनके लिए बेसिक चीजों पर उनके लिए काम करना। तो जो ऐसे आज आम आदमी पार्टी है, हम उसके SC/ST विंग देख रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया कि आम आदमी जैसे एजुकेशन में ले लीजिए, मतलब सरकारी, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले मैं कहता हूँ 40 से 50% लोग SC/ST कम्युनिटी से आते हैं, 50% कम्युनिटी से आते हैं। तो उनकी एजुकेशन में ध्यान ही नहीं दिया किसी गवर्नमेंट ने आज तक, मतलब 70 सालों में किसी ने सरकारी स्कूल की एजुकेशन पे काम ही नहीं किया, गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन के ऊपर। और क्या होता है, जब गवर्नमेंट स्कूल में काम नहीं होता था तो उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, नहीं पढ़ पाएंगे तो वो अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, अच्छे IPS ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी इकलौती पार्टी जो गवर्नमेंट स्कूलों के ऊपर काम किया। जब गवर्नमेंट स्कूलों पे काम हुआ तो दलित कम्युनिटी के बच्चे भी आगे पढ़ लिख के अब IIT में जा रहे हैं, IIM में जा रहे हैं, IAS की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और उसके साथ साथ एक योजना दिल्ली गवर्नमेंट ने लागू की, जय भीम मुख्यमंत्री योजना, जिससे उनके लिए IAS, IPS, IIT की कोचिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो 4-4, 5-5 लाख रुपए में होती थी, उसको फ्री करने का काम किया। तो हमारी काफी योजनाएं हैं, उनसे डिफरेंट है। वो राइट्स की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग उनके डेवलपमेंट की लड़ाई भी लड़ते हैं, साथ साथ उनकी एजुकेशन की लड़ाई भी लड़ते हैं, उनकी राइट्स की लड़ाई भी लड़ते हैं। तो इसलिए हम लोग डिफरेंट है उनसे काफी। एक उनका यहाँ पर एक व्यवहारिक इशू आ जाता है कि ये गरीब तबके के लोग इसमें ज्यादा हैं, तो वो पढ़ाई का महत्व समझ पा रहे हैं, मतलब कि हम अब आप उपलब्ध तो करवा रहे हो, डिमांड है अब। हाँ, उसको कैसे आप वो करते हैं कि मतलब बंदा कहेगा क्या करेगा पढ़ लिख के, ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप का टैबू से आपको डील करना पड़ता है? क्योंकि मुझे लगता है जब हम काउंसलिंग करते हैं, जब मतलब मुझे सा व्यक्ति, मैं जाके अगर जब लोगों से बोलता हूँ, कहीं मैं कहता हूँ कि भाई तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम लोग यहाँ गली में खेल रहे हो, मोहल्ले में खेल रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो कई लोगों के सवाल होते हैं क्या करेंगे पढ़ लिख के। तो हम भी उन्हें कहते हैं कि यार हमें देख लो, हम भी ना उस मोहल्ले में रहते थे और हमने पढ़ाई करी, हम कॉलेज गए, हमने पढ़ाई की, हम आज ये आपके सामने बैठे हुए हैं MLA बन के। आपके बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छे बनेंगे, आगे जाके MLA बनेंगे, MP बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर मैं 100 लोगों को समझाता हूँ, 100 लोगों से बात करता हूँ, तो कम से कम 60-65% लोगों को समझ में मेरी बात आती होगी। और वो 60% ही अगर आगे बढ़ जाए, पढ़ाई करनी शुरू कर दें और वो आगे बताते हैं तो उससे फर्क तो समाज में आता है। लोग काफी मतलब इससे फायदा होता है लोगों का, लोग आगे बढ़ते भी हैं। अब ऐसा दिल्ली में माहौल है नहीं। अब हर कोई चाहता है, गरीब आदमी भी, कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए। मैं तो नहीं पढ़ा लेकिन ये पढ़ लिख जाए। और ऐसे ऐसे उदाहरण भी दिल्ली के अंदर है कि लोग
अपने मजदूरी कर रहे हैं दिन 1 दिन की 2 दिन की, और उसके बाद पैसे नहीं मिलते और उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो वो लोग गवर्नमेंट एजुकेशन में बड़ा खुश हुए हैं, क्योंकि उनको लगता था कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ते हैं वही केवल इंजीनियर बन सकते हैं, वही आईएएस बन सकते हैं, वही आगे बढ़ सकते हैं। अब जब दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन अच्छी हो गई है, उन्हें लगता है कि एक दर्जी का बेटा जाके आईआईटी में एडमिशन ले लिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटे ने भी आईआईटी में एडमिशन ले लिया, और जब ये ग्राफिक और ये स्टोरी चलती है तो मुझे लगता है इससे काफी मोटिवेशन उन बच्चों को मिलता है, और उनको लगता है कि हाँ यार ये बन सकता है, हम भी नहीं बन सकते। तो ये मोटिवेशन जरूरी है, तो ये मोटिवेशन अब लोगों में आ रहा है, ये भरोसा आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में दे पाई है लोगों को, तो अगर ये भरोसा आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि शायद अब वो इस्लाम बस्ती के बच्चे भी आगे बढ़ पाएंगे। एक मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा फिलोसफिकल क्वेश्चन यहाँ पर है कि हम सब ने देखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर 1930-1950 तक कैसे वो आगे बढ़े विदाउट इसके कि उनके पास फैसिलिटीज थी, और उस समय तो प्रताड़ना और ज्यादा होती थी। ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद तो अवेयरनेस बढ़ी है, फैसिलिटीज बढ़ी हैं, मतलब कि पहले के मुताबिक हम ऐसे लीडर्स क्यों नहीं देख पा रहे हैं SC ST कम्युनिटी से जो आगे आके एक नेशनल पर्सपेक्टिव में वो रोल अदा कर पाए? क्योंकि जनरली मैं जब देखता हूँ तो वो बाबा साहब के नाम को तो लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया या जो उनकी जो डिग्रीज है वो डिग्रीज के नाम तक नहीं बता पाएंगे। ऐसा आपको कहीं देखने में मिला है, सुना है? ये डिस्कनेक्ट कैसे है और इसको कैसे किया जा सकता है? देखिए, बाबा साहब की डिग्री के नाम तो बहुत बड़े बड़े लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनके पास डिग्रियाँ इतनी थी, उनकी डिग्री की तो कोई काउंटिंग ही नहीं कर पाएगा कोई। लेकिन बड़ी बात ये है कि आपने कहा कि भाई वो आगे मतलब क्यों नहीं बढ़ के कर पाते। इंडिया की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक अलग दलितों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, उन्होंने कहा था भाई अलग हमें निर्वाचन क्षेत्र चाहिए जहाँ पर दलित ही अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा। तो उसके साथ साथ दोहरे मत की बात की, उन्होंने कहा था दलित जो लोग होंगे उनको 2 वोट का अधिकार होगा। तो सब चीजों को डिनाई कर दिया गया था। उसके बाद कुछ असेंबली, कुछ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनको रिजर्व किया गया था। अब बड़ी बात क्या आती है, अगर मान लो कोई व्यक्ति इकलौता दलितों के राइट्स की बात करता है और वो 5 साल तो दलितों की बात कर लेगा, लेकिन 5 साल के बाद जब दोबारा चुनाव में जाएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ वो जीत नहीं पाएगा चुनाव, क्योंकि उस एरिया में जहाँ से वो चुनाव लड़ रहा है, जिस एरिया से चुनाव लड़ रहा है, वहां पर उससे ज्यादा पॉपुलेशन, दलित से ज्यादा पॉपुलेशन जनरल कास्ट के लोगों की होती है जो उसको चुनाव में मिलकर हरा देंगे। ठीक है, और कोई वो सब लोग कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, और जब वो डिपेंडेंट होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उसी के अधिकार क्षेत्र में आके बात करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं दलित के जो लीडर्स हैं उनको देश में दबाया गया है, उनकी पॉलिटिक्स को दबाया गया है। अगर मंडल कमीशन नहीं आता तो लालू यादव पैदा नहीं होते, मंडल कमीशन नहीं आता तो नीतीश कुमार पैदा क्या नाम है, लालू यादव पैदा नहीं होते। और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं पिछड़ों के जो देश में तैयार हुए, मायावती तैयार हुई, ये लीडर तैयार हुए। लेकिन ऑल ओवर हुआ क्या, जब इन्होंने देखा पॉलिटिक्स का, जैसे आपने मैं बता दूं आपको विकास जी कि जब मायावती पार्टी बनी पहली बार, तो मैं भी एक्चुअली मेरा भी ताल्लुकात रहा है बीएसपी से, तो जब बनी पहली बार तो उनका एक नारा होता था तिलक तराजू और तलवार इतने मारो जूते चार। तो जब 65 सीटें आ गई मायावती की, तो मायावती को समझ में आया कि भाई इससे तो सरकार बनने वाली है नहीं, ये तो गिर जाएगी। सरकार गिर गई तो फिर मायावती का नारा आया सर्जन के सम्मान में बहन जी मैदान में। तो जब वो नारा आया तो उस नारे समझ में आया कि पॉलिटिक्स जो है वो आप किसी एक समुदाय को लेके नहीं कर सकते हो। आप उनके राइट्स की बात तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको चुनाव में जाके उनका भला करना है, पार्टी बना के करना है, तो वो नहीं कर पाओगे, जनरल में कर पाओगे। ये पूरे देश की पॉलिटिक्स थी, लेकिन मुझे लगता है कई हद तक हमने तो दिल्ली में इसको, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो सबको साथ लेके सबके अधिकारों की बात करनी पड़ेगी। मीनवाइल ऑडियंस में कोई तो सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए, आप क्या कह रहे थे अपना थॉट प्रोसेस? हाँ, मैं ये कह रहा था कि वही बताना चाह रहा, तो अम्बेडकर के नाम से आज इतनी करोड़ संस्थाएं चल रही है देश के अंदर कि इतने करोड़ तो आबादी भी नहीं होगी हिंदुस्तान की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही प्लेटफॉर्म एक नहीं है ना, तो किसी और का कोई तो देश की आबादी भी नहीं है, किसी और का कोई तो देश की वो भी नहीं है। लेकिन अगर वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके उनके राइट्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि जो राइट्स इतने सालों में नहीं मिल पाया वो मिल पाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन परिस्थितियों में पढ़ाई की थी, जिन परिस्थितियों में सारी चीजें की थी, उसको भी अगर दलित समाज के लोग समझ ले कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति उन परिस्थितियों में आकर पढ़ाई कर सकता है और देश की कॉन्स्टिट्यूशन को लिख सकता है, तो अगर हम लोग भी
आगे बढ़ के परिस्थितियों का सामना करें, उनके चैलेंजेस को स्वीकार करें और आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पे हम लोग कर पाएंगे और कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इतिहास लिखा है, बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीजें करके दिखा दी जो कोई नहीं कर सकता कभी। लेकिन होता क्या है कि उनकी प्रतिभा को दबा दिया जाता है, क्योंकि शायद ऊपर बैठे हुए लोगों को स्वीकार नहीं है कि भाई कोई दलित कम्युनिटी का व्यक्ति, कोई SC/ST कम्युनिटी का व्यक्ति आगे आ जाए और वो बेचारा एंट्रेंस एग्जाम दे के आएगा तो इंटरव्यू फेल हो जाएगा। तो इश्यूज ये आते हैं, ये इश्यूज जब तक खत्म नहीं हुई तो काम नहीं होगा सर। ओके, किसी का कोई प्रश्न है कॉल में? विकास भाई, जशवंत। हाँ जी। कुलदीप भाई, आपका कुछ कंट्रोवर्सी था क्या ये कपिल गुर्जर का? नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ था, कपिल गुर्जर में मेरा कोई कंट्रोवर्सी नहीं था। कपिल गुर्जर के फादर जो थे वो BSP के लीडर थे और वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन चुनाव लड़े थे। तो मुझे नहीं पता कौन कपिल गुर्जर है, कौन कपिल गुर्जर नहीं, हम नहीं जानते कपिल गुर्जर कौन था। तो हम उसके फादर की ज्वाइनिंग हुई थी, अब उसमें वो आया होगा नहीं आया होगा तो उसका हमें इशू भी नहीं है। और वो बात इन्होंने जो 2020 में उठाई है वो बात 2019 की थी, है ना। वो लोकसभा चुनाव से पहले भी जो हम लोग ज्वाइनिंग करा रहे थे अदर पार्टीज के लोगों की भी, और वो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई उसका माइंड ऐसा था या वो व्यक्ति ऐसा था, नहीं, उसका कोई ऐसा उसका बैकग्राउंड नहीं था, वो ठीक ठाक व्यक्ति था। ये RSS वालों ने भर दिया होगा उसके दिमाग में कुछ फूट के बेचारे के। तो मेरी कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं उसको लेकर। तो अच्छा, थैंक्स। आपने BA ऑनर्स हिस्ट्री में की है, राइट? MPhil, कुलदीप जी। तो कॉल ब्रेक हो रहा है। हाँ विकास, वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, आप हिस्ट्री ऑनर्स में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, राइट? BA ऑनर्स हिस्ट्री, हाँ, श्यामला कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप कौन से व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर थे? कहाँ से आप हिस्ट्री के लेसन ले रहे थे? तब तो व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं था सर। नहीं, आजकल सब व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था। और अगर होगा भी तो अब तक फोन नहीं होगा वो वाला। ठीक है जी। अच्छा, तो कैसा, हाँ जी, तो कैसा आपका इतिहास के लिए मतलब कि लगाव था, या फिर जैसे आपने चॉइस जो मिली वो कर ली? तो क्या इतिहास को लेकर कैसे? बस एक्चुअली में दिमाग में एक बात ये थी कि IAS बनना है। एक्चुअली में जब भी कभी कुछ खोलते थे ना तो सबसे बड़ी बात एक ही निकल के आती थी, IAS सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो IAS बनना था, दिमाग में ये था कि IAS बनना है। तो किसी ने बताया कि यार IAS हिस्ट्री जो ये होते हैं ना, मतलब हिस्ट्री वाले जल्दी बन जाते हैं। तो समझ में आया उस समय, तो लगा हाँ यार ठीक कह रहा हूँ। मतलब उस समय सर ऐसा कोई बताने वाला नहीं था कि वो बताए कि नहीं आपको ये बेटर करना है। लेकिन जब तक हमारी काउंसलिंग नहीं होगी ना, आजकल काउंसलिंग के लिए वो ज़्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि 10th के बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस साइड लेनी है, ये नहीं पता था। ले लिया, जो दोस्तों ने लिया वो हमने ले लिया, जो दोस्तों ने कहा ये भर दो सब्जेक्ट हमने वो भर दिया। किसी ने कहा जो इकोनॉमिक्स भरनी है तो हमने इकोनॉमिक्स भर दिया। हमें ये नहीं पता इकोनॉमिक्स पढ़ के 30 नंबर आएंगे, 30 नंबर आएंगे। तो जो उन्होंने भर दिया। तो उस समय कोशिश होती कि IAS बनना, इसलिए हिस्ट्री ऑनर्स में जाना हुआ। अब क्या पता था कि वहां से कोई मूवमेंट शुरू होगा और उस मूवमेंट का मुंह पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ देगा, फिर आम आदमी पार्टी पैदा होगी और आम आदमी पार्टी में हम चले जाएंगे। हमें तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मूवमेंट ऐसा खड़ा कर देंगे कॉलेज में जाके के पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सैनिटाइजेशन ड्राइव में बहुत हिस्सा ले रहे हैं, आप दिल्ली की जगह जगह गलियों में खुद जाकर सैनिटाइजेशन ड्राइव कर रहे हैं, आप वीडियोस भी डाल रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि ये कितनी इफेक्टिव है, क्योंकि वायरस अगर 12 से 24 घंटे में बताते हैं कि उसकी खुद की लाइफ वैसी है, तो या तो ये कंटिन्यूस होनी चाहिए या फिर एक बार करने से क्या फर्क पड़ेगा इसका, मतलब इसकी इफेक्टिवनेस पे आप क्या बोलेंगे? मैं बिल्कुल आपको फ्रेंकली बता दूं तो फर्क इसका इतना तो है कि भाई अगर कहीं पर ये किया, अगर वहां पर वायरस था वो चला गया, पहली बात ये। लेकिन अगर दोबारा किसी ने हाथ लगाया तो वायरस आ गया। अगर वहां पे कोई इफेक्टेड पर्सन आ गया जो कोविड था, वो अगर उन्हें हाथ लगाया तो दोबारा आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि लोगों का एक साइकोलॉजिकल, मतलब लोगों को लगता है कि यार साइकोलॉजिकल ड्राइव हो रही है और उसका इफेक्ट लोगों के ऊपर पड़ता है, और ये निश्चित तौर पर पड़ता है, ऐसा नहीं है। इसका बेनिफिट ये भी है कि भाई मान लो क्या पता वो पर्सन वहां से दोबारा गुजरे ना, और वो चीज वहां से एक बार सैनिटाइज कर दिया तो वहां पे खत्म हो गया। तो इसका इफेक्ट भी है और सैनिटाइजेशन का काफी प्रभाव भी दिल्ली में पड़ा है, इफेक्ट भी इसका पड़ा है। जो रेड जोन एरिया थे वहां तो मैंने खुद उसके किया है। और वहां पे क्या था, मान लो रेड जोन ये एरिया है, अभी बाहर की सड़क है और सड़क के ऊपर कुछ ग्रिल लगी हुई है, उस ग्रिल को मैं सैनिटाइज कर दिया, वो एरिया सील है, कोई बाहर नहीं आ रहा, कोई बाहर नहीं जा रहा। और मान लो कि वहां से निकल के हाथ लगा दे, वो सैनिटाइज हो चुका है तो वहां पे वो वायरस मर चुका है, और कोई नया व्यक्ति नहीं आया तो
ठीक है अगर कोई इफेक्टेड बंदा नहीं आया तो अगर मान लो एक बार तो कम से कम मार ही रहे हैं उसको, सेकंड का तो पता नहीं, वो दोबारा हाथ लगाते फिर आ जाएगा वहाँ पे। थैंक यू कुलदीप जी इसके लिए। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपने जो वीडियो शेयर की है उसमें आप सैनिटेशन ड्राइव खुद कर रहे हैं, वेरी गुड, ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। हाँ लेकिन उस गली की रोड की अगर हालत विपक्ष पर जब जाती है या फिर वहां के लोगों के रहने पे, अभी कोई भी सपोर्टर देखता है तो उस गली की हालत जो देख के ऐसे लगा कि पूरी गली टूटी हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गली टूटी, जो मैंने वीडियो डाली है वो गली टूटी इसलिए क्योंकि हमारी वो गली बन रही है और वहाँ काम रुक गया। ठीक है, दैट हेल्प्स, थैंक यू वेरी मच। हाँ क्योंकि वो गली बन रही है अभी। बिल्कुल आपको एकदम एक्सीडेंट बता रहा हूँ, चुनाव में न्यूज एटीन वाले आए और मेरे ऑफिस के सामने एक रोड था, वो रोड पूरा टूटा हुआ था, हमने तोड़वा के उसको मतलब जेसीबी लग के तोड़ा था बनाने के लिए रोड। इतने में वो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। अब कोड ऑफ कंडक्ट के बाद मीडिया वाले मेरे ऑफिस में आए, कह रहे जी आपकी बाइट लेनी है। मैंने कहा चलो ले लेते हैं। अब वो सामने रोड था, मैं चलता गया। अब उन्होंने मेरी बाइट तो कम बनाई, मेरी तो बाइट मतलब मेरी वीडियो तो कम बनाई, रोड की ज्यादा बनाई। अब जब उसे चलाया शाम को न्यूज एटीन ने कि देखो कुलदीप कुमार विधायक के प्रत्याशी के ऑफिस में हम गए और इनकी राय जानते हैं, देखिए टूटा हुआ रोड। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा पूछ तो लेगा रोड टूटा हुआ क्यों भाई, ये बन रहा है यार रोड, इसलिए टूटा हुआ। तो ये भी होता है क्योंकि तो वीडियो जो डाली है रोड बन रहा है और वो लॉकडाउन की वजह से रुक गया। तो कुलदीप, एक बड़ा मेरा प्रश्न है, थोड़ा सा ये सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर है कि जो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश और जिनको थोड़ा सा स्लम एरिया से आते हैं, तो एक ऐसा पर्सपेक्टिव माना जाता है कि वहां पर शायद थोड़ा सा क्राइम रेट भी ज्यादा होता होगा और या अनअकाउंटेड होता होगा, डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ और, या कुछ यंग बच्चे जो अब पढ़ाई की उम्र पार कर चुके हैं, 20 से 25 के एज में आ गए, जो दिल्ली स्कूल के गवर्नमेंट उस चीज को कवर नहीं कर सकते और क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास प्रॉपर जॉब भी नहीं है, तो उनके लिए आप कुछ प्रोग्राम्स कर रही हैं या उसकी जरूरत है? पहली बात तो क्या ये आकलन सही है? अगर है तो क्या किया जा रहा है उस क्षेत्र में? देखिए बिल्कुल ये आपका बहुत वाजिब प्रश्न है और मुझे लगता है कि इस पे वैसे हम लोग अभी बहुत बड़े स्केल पे तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली में जो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं, काफ़ी जो कोर्सेज हैं उनको स्टार्ट किया गया है कि भाई अगर मान लो कोई बच्चा वहाँ नहीं जा रहा है तो वहाँ जाके अगर वो कोर्स कर लेगा 3 महीने का 2 महीने का जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो किस टाइप के कोर्सेज उससे बेनिफिट मिल जाएगा। तो किस टाइप के कोर्सेज हैं ये, थोड़ा सा बताएंगे इनके बारे में डिटेल्स, क्या कोर्सेज हैं? ये मोबाइल इंजीनियरिंग का, मोटर मैकेनिक का, और मान लीजिए मतलब इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, बस जिसे भी उसका रुचि है इसमें जाना चाहता है उसके वो कोर्स वहाँ पे कराए जा रहे हैं। 3 महीने का कोर्स होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और दिल्ली बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट दिल्ली में बनाए हुए हैं, 2-3 जगह हमने, जगह हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें भी जाके वो कोर्स कर सकता है। और उसके बाद कोई जॉब की दिल्ली के अंदर गारंटी या फिर उनको हेल्प? हाँ, जॉब की गारंटी क्या है, हमने एमएनसी कंपनी को हायर किया हुआ है, वो एमएनसी कंपनी से बातचीत करके उनको वहाँ पे उनका प्लेसमेंट करवाते हैं। एमएनसी कंपनी में जो हमने आपने देखा हुआ जॉब फेयर भी स्टार्टिंग में लगाया था, है ना, तो वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट की वहाँ से टच है और वो एमएनसी कंपनियां वहाँ से मांगती हैं और उसको शुरुआत में लोग ट्रेनिंग वगैरह में लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लोग उस जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम है उसमें वो आ जाते हैं और फिर उनका लेकिन अभी संख्या इसकी काफी कम है, हम इसको और बढ़ाएंगे अभी आगे। तो आपके कोंडली के पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिक कितने बच्चे ट्रेनिंग में गए हैं, बच्चियां, और कितनों का रिक्रूटमेंट हुआ है? क्या ये डेटा है आपके पास? देखिए नहीं, अभी तो कोंडली का मेरे पास नहीं है। एक्चुअली में हुआ क्या कि जब मैं एमएलए बना, एमएलए बनते तो पहले बिल्कुल स्वागत समारोह वगैरह चलता रहा, उसके बाद हमारे दिल्ली में राइट्स हो गए, जो राइट्स हुए थे दिल्ली के अंदर मुस्ताफाबाद एरिया में, वो राइट्स हो गए। उसके बाद तुरंत लॉकडाउन हो गया, तो अभी तो हमें कोहली का मैच ही देखने का मौका नहीं मिल पाया पूरा कि कहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हमें भी कवर करने हैं अब। लेकिन अब लॉकडाउन है तो काफ़ी चीज़ों पर प्लानिंग हम कर रहे हैं, जो आपने बताया इससे भी हमारी प्लानिंग चल रही है। हम एक डेटा भी इकट्ठा कर रहे हैं इससे कि हमारे कितने लोग ऐसे हैं जिनको हम उनमें एडमिशन करा सकते हैं इस बार, और कितने ऐसे हैं जिनको हम लोकल लेवल पे ही बस्ती विकास केंद्र भी के माध्यम से भी हम उनको ट्रेनिंग करा सकते हैं, लोकल इंस्टीट्यूट में भी। ठीक है जी। एनीबडी एल्स फ्रॉम द कॉल हु वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? Yeah, my name is Rafroz. Can I ask one question, please? Yes, please. And there is, I know the law and order situation over there is controlled by not by the government, but especially in this coronavirus, I got some news that the people that have been
put in some different quarantine stations, विकास जी and आवाज especially break हो after रही है। particular. Okay. मैं कुलदीप जी मैं सुन के आपको बता देता हूँ, इनकी आवाज Okay. मुझे आ रही है, मैं आपको बता Okay. दूंगा। नहीं, Yeah. मेरे को थोड़ा सा आवाज आया कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके क्वारंटाइन सेंटर में Quarantine center mein, like after 14 days, there is no need for those people to be in the quarantine if they are negative. Okay. Positive. Okay. आप उस So आप why are they not सुल्तानपुरी released? तो आप Yeah, सुल्तानपुर exactly. के वीडियो की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर ये आ रहा है कि Yeah. 14 डेज का क्वारंटाइन। ओके, तो एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है कुलदीप जी, उसके अंदर ये वीडियो में बताया जा रहा है कि 600-700 लोग क्वारंटाइन सेंटर में हैं या कम या ज्यादा, और उनको 40 दिन हो चुके हैं क्वारंटाइन सेंटर में। और उनका क्वेश्चन ये है कि हमें अब तक क्यों रखा जा रहा है क्वारंटाइन सेंटर में, जबकि क्वारंटाइन तो 14 दिन का होना। वो वीडियो फेक है सर, मतलब दिल्ली का तो नहीं, मुझे लगा Okay, thank you. कहाँ का है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, लेकिन दिल्ली में तो हम लोग अभी जो जमात वाले लोग थे, है ना, जमाती जो आए हुए थे जिनको क्वारंटाइन किया गया था, उन्हीं का वीडियो वो मेरे ख्याल से वायरल हो रहा है। तो उन लोगों को सबको घर भेजा जा रहा है। तो आज आप देखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट का भी, उसमें देखेंगे उन सभी लोगों को ठीक करके उनको घर भेजा गया है और अब सब लोग घर जा चुके हैं। तो उसमें ठीक है जी। तो फिर मैं आपको इस पे थोड़ा सा मेरा वो बताना चाहूंगा कि मैंने रिसर्च की है थोड़ा सा। देखिए 14 डेज स्टार्टिंग का एक टाइम था कि 14 डेज करना है, लेकिन ऐसे केसेस भी आए हैं जहां पर 28 डेज में भी कोरोना वायरस निकल कर आया है। तो अच्छा, प्रिकॉशनरी मेजर्स पे ये डेवलपमेंट साइंटिफिकली होती रही है, तो उसके प्रिकॉशन के लिए 40 से 45 दिन हो सकता है कर दिया गया हो। और क्योंकि इस समय देश में लॉकडाउन था, तो वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, अगर वो देश से बाहर के, सॉरी इंडिया से बाहर के, जैसे उसमें वीडियो में नहीं विकास जी, 40 दिन का तो मतलब इशू ही नहीं, मतलब ही नहीं होता है। 40 दिन तो कहीं होगा ही नहीं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, दिल्ली में तो कहीं नहीं होगा। चलिए, अगर मतलब कि आप ये गारंटी से कह रहे हैं, बट एनीवेज वो मेक सेंस करता है जी लॉजिकली, कि अगर कोई ऐसा कह भी रहा है तो कि 40 दिन तो हमारा जो लॉकडाउन पीरियड है उसके हिसाब से भी, लेकिन वो बंदा अगर पूरी डिटेल्स देगा, स्पेसिफिक देगा, तो आगे उसमें और देखा जा सकता है। हाँ, मैं शॉर्ट कर दूंगा अगर ऐसा कोई इशू होगा। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। कोई और प्रश्न? मेरा एक क्वेश्चन है कि हम 5000 टेस्टिंग पर डे कर रहे हैं, दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमें मेरे ख्याल से कि कम से कम 1 लाख टेस्टिंग तो करनी चाहिए पर डे की। तो टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार अपने लेवल पे क्या कर रही है? क्योंकि आई डोंट थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा कुछ कर रही है, कुछ स्टेप्स ले रही है कि हमारे पास बहुत सारी टेस्टिंग किट हो जाए। दिल्ली सरकार उस लेवल पे क्या कर रही है कि जिससे हम 1 लाख टेस्टिंग पर डे कर सकें? कुलदीप जी आपके पास? मुझे लगता है देश में आज भी सबसे ज्यादा टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, और इसलिए दिल्ली का डेटा भी इतना बढ़ के आ रहा है। और अभी टेस्टिंग और ज्यादा बढ़ाई जा रही है, क्योंकि अभी तो हमारा फोकस है रेड जोन एरिया पे, जहाँ रेड जोन एरिया है उनके ऊपर रैंडमली हम टेस्टिंग करा रहे हैं। तो ये तो अभी और बढ़ जाएगी आगे, और काफी स्पीड से भी इसको हम बढ़ा रहे हैं, और बाकी स्टेटों के मुकाबले हमारी काफी ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। और जब हमने टेस्टिंग ज्यादा शुरू करानी, मतलब स्पीड से करानी शुरू कराई है, उसके बाद ही केसेस निकल के आए हैं। और तभी हम कहते हैं कि ये जो आज हमारा डेटा लेके बैठते हैं मीडिया में कि भाई इनके हाथ में केस आ गए, इसलिए केस आ रहे हैं कि हमें टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। भाई केसेस तो आने हैं, लेकिन टेस्टिंग अगर नहीं कराएं इनका सोल्यूशन कुछ ये नहीं कि टेस्टिंग ना करना कोई सोल्यूशन है, टेस्टिंग करना ही सोल्यूशन है। बिल्कुल आपका अच्छा सुझाव है कि इसको हमें बढ़ाना चाहिए, इसको हम बढ़ाएंगे भी और आगे। कुलदीप जी, यहाँ पर टेस्टिंग मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि पूरे इंडिया में ही 1 लाख से कम हो रही है इस समय टेस्टिंग, और जो टेस्टिंग का जो ये पूरा प्रोसेस है ये सेंट्रल ड्रिवन है, और उसके कारण जो पीपी किट प्रोक्योरमेंट और ये सब सेंट्रल ड्रिवन हो रही है, और स्टेट और सेंटर इस समय कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट में नहीं आना चाहता, इसलिए हमें जो वो इन्फॉर्मेशन है मुझे लगता है कि बाहर नहीं आ रही है एग्जैक्टली। तो वो दैट आई एग्री की, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को बनानी चाहिए थी इतनी सारी टेस्टिंग किट्स कि जिससे मतलब हर स्टेट एटलीस्ट 1 लाख टेस्टिंग कर सकता अपने यहाँ पे, बट वो हो नहीं रहा है। तो वही मेरा क्वेश्चन था कि दिल्ली गवर्नमेंट अपने लेवल पे अगर किसी इंडस्ट्री से कांटेक्ट करके भाई ये टेस्टिंग किट तुम लोग बना दो फटाफट, अगर ऐसा कुछ हो सकता तो आई मीन दैट वुड हैव बीन नाइस सर, बिकॉज इवेंचुअली टेस्टिंग किट ही सेव कर सकती है लोगों को। वो पॉसिबल लॉजिस्टिकली और साइंटिफिकली उसकी काफी सारे वो जो कॉम्प्लेक्स वो है, आई एम श्योर देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। कुलदीप जी, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि दिल्ली, मैं आपको अपना फ्रैंक एनालिसिस बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि केरला एंड दिल्ली वर द लीडिंग स्टेट्स, लेकिन आज के समय में
सिर्फ मैं केरला को साइड पे रखूंगा, दिल्ली इंक्लूडेड, मुझे लगता है कि हमें अपनी प्रॉब्लम साइज ही नहीं पता है कोरोना के इसमें। अब जो मजदूरों के लिए, बाकी लोगों के लिए जो सहूलियत सरकार प्रोवाइड कर रही है, राशन, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एट हैंड जो बीमारी इटसेल्फ है, दिल्ली में अगर हर रोज 500 केसेस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है। क्या चूक हुई है? आप ये समझिए कि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है। सारे जितने भी लोग मैक्सिमम दिल्ली एयरपोर्ट से आए, जिनकी टेस्टिंग को सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले ही कराना चाहिए था, उनको क्वारंटाइन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहां पे टेस्टिंग में चूक की। अब वो लोग तो दिल्ली के अलग अलग एरिया में गए हैं, अब जब वो लोग गए हैं तो वहाँ लोग इन्फेक्टेड भी उससे हुए हैं। अब अगर हम टेस्टिंग करा रहे हैं बड़े लेवल पे, तभी तो केस निकल के आ रहे हैं। अगर वो चूक नहीं हुई होती, मुझे लगता है कि शायद अगर वो पहले ही उसको रोक दिया होता, जो लोग आ रहे थे और उनको इकट्ठा करके टेस्ट कराए गए होते उनके, तो मुझे लगता है कि ये चीज निकल के सामने नहीं आती, है ना। तो ये टेस्टिंग तो हमने काफी बड़े लेवल पे कराई है, केस निकल के आ रहे हैं। अब टेस्टिंग नहीं बढ़ाते तो क्यों निकल के आते? केस निकल के आ रहे हैं ना। बाकी आपके पॉइंट सही है। मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि ये सब प्रॉब्लम थी, एग्री करते हैं, लेकिन 24 तारीख मार्च को लॉकडाउन हो जाता है और आज 10 मई चल रहा है। लगभग हम देखेंगे 1 महीना 40 से 50 दिन का क्वारंटाइन हो चुका है। तो ये जो नए केसेस आ रहे हैं, इनका कारण क्या है? क्योंकि अगर ये लॉकडाउन में थे तो या तो ये अब तक निपट जाते या ठीक हो जाते। ये जो भी केसेस नहीं आ रहे हैं, या तो अगर इनको कोरोना वायरस था, या तो ये खुद ही ठीक हो जाते या हॉस्पिटल में चले जाते, या फिर इनकी ये निपट जाते। ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी भी ये केसेस आ रहे हैं? तो ये कहाँ पर निकल कर आ रहे हैं कि या कोई लॉकडाउन में चूक रह रही है, या फिर लोगों का जो कोई ऐसे केसेस आप बता सकते हैं? देखिए, लॉकडाउन चूक तो आप लॉकडाउन को चूक को क्या कह रहे हैं? इंडिया में अगर आप सोचिए, जहाँ एक साथ 50-50 लोग इकट्ठा हो रहे हैं अपने गांव जाने के लिए, है ना, बसों में जाने के लिए, पैदल जाने के लिए, इकट्ठा होने के लिए, जहाँ मजदूर इकट्ठा हो रहे हैं ट्रेन में बैठने के लिए, तो आप वहाँ क्या मान रहे हैं कि लोग वहाँ से जाके अलग अलग एरिया में नहीं जा रहे हैं? लोग जा रहे हैं अलग अलग एरिया में। मुझे लगता है कि जिस लेवल पे गवर्नमेंट को लॉकडाउन करना चाहिए था, उसमें तो कहीं ना कहीं चूक है ही। पूरी इंडियन गवर्नमेंट की चूक है। वो तो जिस शक्ति के साथ लागू उनको करना था, उन्होंने उस शक्ति के साथ वो लागू नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि लोगों को व्यवस्था नहीं दी। अगर मुझे लगता है कि शायद पहले अगर लोगों को ये व्यवस्था दे दी होती तो ये चूक नहीं होती। और हमें ये आइडेंटिफाई, जैसे दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं आइडेंटिफाई कि भाई कौन आदमी आया था, किससे मिला था, उसकी टेस्टिंग करो, फिर वो किसके पास गया उसकी टेस्टिंग करो, उनसे कितने लोग मिले उनका टेस्ट करो। शायद मुझे लगता है कि कुछ लोग तो ऐसे भी आए जो अपने, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोई आया और 45 डेज तक वो बैठा रहा घर के अंदर। 45 डेज बाद एयरपोर्ट वालों को पता लगा कि कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पे कोई लड़की काम करती थी और वो अभी अपने घर पे है। उसकी टेस्ट कराया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई सिम्टम नहीं है। 45 डेज बाद पता लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव निकल गई। अब वो उन 45 दिनों में कितने लोगों से मिली होगी? 45 दिनों के बाद। विवेक, आई थिंक दिस इज एन अनफेयर क्वेश्चन बिकॉज लाइक यहाँ पे तो साइंटिफिक कम्युनिटी अभी भी ढूंढ रही है कि कितना टाइम लग रहा है। मतलब लोग एक महीना ऐसे असिम्प्टोमेटिक होते हैं और पता भी नहीं चलता। मतलब 14 डेज में वायरस स्प्रेड हो जाए, वैसा है नहीं। सो इट्स अ वेरी अनफेयर क्वेश्चन। No, it's not an unfair question. Why this is it? क्योंकि अगर ऐसा निकल कर आ रहा है, ये कहा है कि अगर उसको उस टाइम ही उन्होंने कवर किया होता तो शायद उन लोगों से नहीं मिल पाती। नहीं, वो मुझे कह रही है कि अनफेयर क्वेश्चन है, आपको नहीं कह रही है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि अनफेयर इसलिए नहीं, क्योंकि ये डिस्कशन के बाद ही, तो जैसे भी वो क्वेश्चन आया था ना 40 दिन का, अब वो 45 दिन हो गया है। तो दैट्स वेयर वी आर डेवलपिंग कि कहाँ कमी आ रही है, उसका क्या सोल्यूशन है। बट आई थिंक दैट आंसर्स इट, तो वो हमें मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच कुलदीप जी, आपने बड़ी ब्यूटीफुली सारे क्वेश्चन के आंसर दिए। लास्ट क्वेश्चन एनीबडी वांट टू आस्क बिफोर वी एंड अप दिस कॉल? या विकास, जसवंत, हाँ जी। आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? अगर फ्री टाइम नहीं मिले तो आप स्ट्रेस फ्री होने के लिए क्या करते हैं? आपकी हॉबीज क्या है? मेरे लिए हॉबीज क्या है? या अगर मेरी गाना, चेस है ना, शेफ और क्रिकेट था वो तो बंद हो चुका। हाँ, चेस। अच्छा, है ना, चेस है, क्रिकेट था वो तो बंद हो चुका है। और अब तो कभी कभी बस बैठ के अपने उसमें गाने सुन लेते हैं। कभी कभी ये लगता है ज्यादा वो हो रहा है तो बैठ जाते हैं,
एक कमरे में वहाँ बैठ के गाने सुन लेते हैं, बस इतने कर पाते हैं फिलहाल। उसके अलावा टाइम नहीं मिल पाता। अब ये बताइए कि आपकी स्पाउस मतलब कि पॉलिटिशियंस बनने के बाद क्या लगता है, मतलब कि उनका बिहेवियर आपको लेकर, क्या वो कहेंगे भाई आपने तो इससे शादी कर लिया आम आदमी पार्टी से, ऐसा कभी सुनने में आता है? नहीं, मेरी फैमिली काफी सपोर्ट करती है, क्योंकि उनको पहले ही पता था कि मैं तो मेरी मतलब मुझे इसी जगह जाना है, उनको पहले ही पता था, क्लियर था। तो मुझे तो कभी दिक्कत आई नहीं है, मुझे तो काफी सपोर्ट मिलता है फैमिली से भी। और अभी रात का लगभग दिल्ली में तो अभी 11 बजने वाला है, और अब मैं अपने यहाँ से निकला हूँ अपने घर जाने के लिए, है ना। तो मुझे तो भी सुनने को नहीं मिला कि भाई शादी कर लिया आम आदमी पार्टी से, नहीं। तो मेरे लिए तो काफी सपोर्टिव है। और कभी हाँ जी, हाँ जी, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप जो भी काम कर रहे हैं अच्छा लग रहा है सुन के आपके काम के बारे में। हम लोग भी यहाँ बताते हैं लोगों को, एंड ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि कोई जमीनी स्तर पर ये लड़ाई लड़ रहा है देश में राजनीति सुधारने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे यंग लोग आकर, शायद इस कॉल में मोस्टली हो सकता है कि आप सबसे यंगेस्ट हो। एब्सोल्युटली देयर आर हाई चांसेस आप लोअर 20% में आएंगे कि सबसे यंगेस्ट आप इस कॉल में हो। और ये हम लोगों के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए गर्व की बात है कि आप जैसे लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। एनीथिंग आपको लगता है कि इस कॉल में जो ऑडियंस है किसी भी तौर पे अगर आपकी कोई मदद कर सके, इस कॉल में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जुड़े हैं, टेक्निकल कोई इंफॉर्मेशन या कोई और उस टाइप से अगर आप हेल्प करें तो चाहें तो उस हिसाब से जसवंत आपको वो प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, कोई अगर ऐसी हेल्प चाहिए होगी तो मैं बिल्कुल जसवंत भाई से बात करूंगा और उनसे हेल्प के लिए भी बात करूंगा कि वो हेल्प कर पाए हमारी किसी फील्ड में, किसी जगह पे। तो और पूरी टीम हमारी ये एक साथ है, और उसमें वो मतलब लोगों से बात करने का मौका मिला अलग अलग जगह पे। तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका। मुझे तो इसको, इस प्लेटफॉर्म को देख के बड़ी खुशी हो रही है, इसकी बात अपनी बच के बड़ी खुशी महसूस हो रही है। तो धन्यवाद दोनों भैया। थैंक यू जसवंत वंस अगेन, आई मीन फॉर डूइंग दिस फॉर अस, एंड थैंक यू एवरीवन हु कुड जॉइन इट। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रेडियो का बहुत धन्यवाद कि आप यूएस से बैठते पूरे उसमें आपका रेडियो चला रहे हैं। आप सब लोगों का, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। कभी मैं कोई दिल्ली में हेल्प कर पाऊँ तो मुझे बताइएगा।